प्रोटॉनिक चार्ज की हम बात कर रहे थे उसमें जो है 98 kg H2SO4 में प्रोटॉनिक चार्ज की बात कर रहे थे। तो जो आंसर हमारे पास सेकंड वाला था कि बताइए 98 kg H2SO4 में प्रोटॉनिक चार्ज क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो था 98 किलोग्राम H2SO4 में हमको प्रोटॉनिक चार्ज बताना था। प्रोटॉनिक चार्ज बताना था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि सबसे पहले हम 98 kg H2SO4 में मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम अपान में मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ रही है। तो ये जो वेट इन केजी है इसको पहले हम ग्राम में बनाएंगे। तो 98 इंटू 10⁻³ अच्छा, H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 98 होगा। तो यहाँ पर 98 ये कट गया, ये आ गया 10⁻³ मोल्स। बात समझ में आ रही है। अब देखिए मोल्स तो हमने निकाल लिया। अब आपको हम बात करते हैं, जब प्रोटॉनिक चार्ज निकालना तो हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से पहले हमें मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में अगर इतने प्रोटॉन हैं तो जितना निकल के आएगा उतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि N/N0। ये होगा, अगर यहाँ क्वेश्चन में मॉलिक्यूल होगा तो ये मॉलिक्यूल बताएगा, आयंस होंगे तो आयन बताएगा, एटम होंगे तो एटम बताएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल बताता है। तो यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स की जो यहाँ पर वैल्यू आई थी वो 10⁻³ आई थी, N/एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास 10⁻³ N0, ठीक। अब प्रोटॉनिक चार्ज की बात आ रही है। तो प्रोटॉनिक चार्ज में हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि देखिए H2SO4 में पहले तो हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकालना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये कैसे बताएंगे। तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉनों की संख्या कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन H2SO4 में कितने, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए H2SO4 में अगर प्रोटॉन की बात करें तो हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन और प्लस सल्फर में कितने प्रोटॉन 32, सल्फर में 16 प्लस ये ऑक्सीजन में 8 × 4 कितने हो गए, ये हो गया 2 + 16 + 32 यानी कि 50 प्रोटॉन है। तो टोटल प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 50। तो यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यहाँ पर आ गए हमारे पास 50, किसमें, एक मॉलिक्यूल में। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जब 50 आ गए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 50 कितने में, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन 1 H2SO4 मॉलिक्यूल, ठीक। तो इतने में ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन होंगे। तो टोटल देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये जो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गए वो 50 × 10⁻³ × N0 हो गए, टोटल प्रोटॉन हो गए, ठीक है। यानी कि 5 × 10⁻⁴ N0 प्रोटॉन हमारे पास आ गए। अब प्रोटॉनिक चार्ज की बात करते हैं। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ चार्ज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉनिक चार्ज, तो यहाँ पर प्रोटॉनिक चार्ज की अगर बात करें तो प्रोटॉनिक चार्ज हमारे पास कितना आ गया। तो प्रोटॉनिक चार्ज आ गया 5 × 10⁻⁴ N0 इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये तो कूलम में हो गया। तो अब इतनी वैल्यू क्या कहलाती है, ये कहलाती है फैराड। ये क्या कहलाती है, फैराड। तो यानी कि हमारे पास आ गया 5 × 10⁻⁴ फैराड। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसे नोट करिए। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा आगे इसके बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के इनफाइनाइट तरीके हैं।
बहुत सारे तरीके हैं। तो चार्जिंग के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेन उसमें हमें 3 पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए लिख दीजिएगा कि चलिए इसको साफ कर दें। चलिए, देयर आर इनफाइनाइट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, लेकिन इनफाइनाइट मेथड ऑफ चार्जिंग में हमें मेनली 3 पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पढ़ना है बाई फ्रिक्शन, और दूसरा पढ़ना है कंडक्शन, और फिर इंडक्शन। ये 3 बहुत अहम है। देखिए जो चार्जिंग के बहुत सारे तरीकों में है, जैसे हमने हीट कर दिया किसी बॉडी से, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये भी चार्जिंग का मेथड हो गया। जैसे सोलर रेडिएशन पड़ी किसी बॉडी पर, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये भी तो चार्जिंग का एक तरीका हुआ। तो इन समय जनरली बॉडी कैसी चार्ज होती है? पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन हमें तो दोनों तरह के चार्ज सीखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के, ठीक। तो इसमें से जो मेन 3 है, तो पहला है बाई फ्रिक्शन। तो देखिए फर्स्ट मेथड है बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़। जब हम रगड़ते हैं किसी बॉडी को तो बॉडी चार्ज हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं बता पाते हैं। देखिए होता क्या है, इसको रख दें थोड़ा। देखिए जब हमने इसे रगड़ा बॉडी को, तो एक बॉडी चार्ज हो गई, ये भी चार्ज हो गई, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज होगी रगड़ने से, तो दूसरी निगेटिव। अब इसमें से कौन सी पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी नेगेटिवली, आप नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि चार्ज हमेशा बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन पर फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्जिंग होता है, वो हमने देखा ऐसे से रगड़ने पर एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में निकल के आए। तो जिसमें कम बंधे थे, बाइंडिंग एनर्जी लो थी, वो निकल करके आ गए दूसरे में। तो ये चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर जाता है उस पर हो गया निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो रगड़ने से, फ्रिक्शन से जो चार्जिंग हुई, वो किस पर डिपेंड किया? वो डिपेंड किया बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन पे। तो जिसका कम वर्क फंक्शन होगा वो बांध नहीं पाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसको हम एक लाइन लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लिखिए। देखिए तो इसमें पहला हमने एक बात लिखी है कि लो वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी, लो वर्क फंक्शन बॉडी becomes positively charged। मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, लो वर्क फंक्शन, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे। दूसरी बात, हाई वर्क फंक्शन बॉडी बिकम्स नेगेटिवली, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा नहीं पाएंगे, तो नेगेटिवली चार्ज, ठीक। नोट करें। देखिए अब जो दूसरा मेथड हमने बताया, पहला फ्रिक्शन हो गया, दूसरा बाई कंडक्शन। तो हमने यहाँ लिखा है दूसरा जो सेकंड मेथड है बाई कंडक्शन। कंडक्शन कब होगा? जब हम दो बॉडी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक। तो कंडक्शन में एक चीज़ आप जानिए कि जब हम दो बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो कुछ इधर उधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे जब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, या पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें ही आप एक चीज़ देखिएगा कि कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि किस पर डिपेंड करता है ये ट्रांसफ़र, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ट्रांसफ़र होते हैं ये किस बातों पर डिपेंड करते हैं? तो देखिए कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे नंबर ए पर हमने बात किया कि जैसे लिक्विड का जो फ्लो होता है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ लिक्विड, अगर यहाँ बात कर दें फ्लो ऑफ लिक्विड, तो किस बातों पर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड्स ऑन लेवल पर डिपेंड करेगा, हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक है। दूसरी बात हम कहें कि जैसे फ्लो ऑफ एयर, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड्स ऑन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक।
तीसरी चीज़ अगर हम बात करें हीट की, तो हीट एक एनर्जी है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है, यानी कि हीट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जैसे ही फ्लो ऑफ हीट, ये कहाँ डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बात करें फ्लो ऑफ चार्ज की, फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन, देखिए चार्ज का फ्लो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी पर कितना चार्ज है, ज़्यादा है कि कम है, उसकी पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने बताया, इस पर ये डिपेंड करता फ्लो। जब फ्लो होगा बॉडी को कांटेक्ट पर लाएंगे, कनेक्ट करेंगे, फ्लो होगा, फिर वो चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ थोड़ा चार्ज के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यही पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम यहाँ पर कर दें, किस बात पर डिपेंड करता है? एनर्जी के टर्म में, तो ये हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी ये डिपेंड करता है। लेकिन क्या नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो कैसे डिपेंड करता है? तो वो भी हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी ये फ्लो होता है। देखिए भी कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है, तो जिसका पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या करेगी? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करेगी। तो ये जो कोई भी चार्ज बॉडी है, वो उसमें जो ये चार्ज होते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ही फ्लो करते हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, जितनी मिनिमम एनर्जी उतनी बॉडी ज़्यादा स्टेबल। अगर मिनिमम एनर्जी है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, नोट करिए। हाँ देखिए, अब जब हम दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो उसमें से चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो कब तक फ्लो होता है? जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी कि पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, यानी कि कांस्टेंट ना हो जाए। यानी कि देखिए जब हमने एक बॉडी मान लिया, ये था, इस पर चार्ज हमने Q1 मान लिया, ठीक है। मान लिया बॉडी थी, इसका रेडियस था R1, ठीक। एक दूसरी बॉडी हमने बनाया, देखिए एक दूसरी बॉडी है जिसका रेडियस R2 है, इस पर चार्ज हमने माना Q2। अब हमने Q1 Q2 दो बॉडी पर चार्ज ले लिया, उनकी रेडियस हमें बता दिया, हमें पोटेंशियल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, कि इसका पोटेंशियल कितना है, इसका कितना है, ठीक। तो ये जब चार्ज आपस में जब कनेक्ट किए जाएंगे, चार्ज फ्लो होंगे, तो वो तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि मान लिया हमने इन दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने पर चार्ज का फ्लो इधर उधर होगा। कब तक होगा? जब तक इसका पोटेंशियल जो है, इसका जो है, ये बराबर नहीं हो जाते, यानी कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक चार्ज अपन इधर उधर फ्लो करते रहेंगे। अच्छा, फ्लो करने के बाद किसी एक बॉडी पर कुछ तो चार्ज बचेगा, दूसरी बॉडी पर भी कुछ चार्ज बचेगा। अच्छा, जो इस पर बचा चार्ज माना Q1 है, इस पर बचा चार्ज माना Q2 है, ये चार्ज रिमेनिंग है, ठीक। तो ये चार्ज पोटेंशियल तो सेम हो गया, पोटेंशियल के बारे में कोई आइडिया नहीं, रेडियस इसका R1 ही है, रेडियस का R2 है, तो चार्ज Q1 Q2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना रिमेन है? तो इधर देखिए पोटेंशियल जब दोनों का सेम हो गया, यानी कि पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज का फ्लो बंद हो गया। तो किसी बॉडी पर कम, किसी बॉडी पर ज़्यादा हो सकता है, ये दोनों चार्ज Q1 Q2 बराबर हो सकता है कोई Q1 छोटा हो सकता है Q1 बड़ा हो, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए पोटेंशियल के केस में, पोटेंशियल का एक फार्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है KQ/R, ये पोटेंशियल का एक फार्मूला होता है, यानी कि पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, ठीक है। अब देखिए इसका जो पोटेंशियल है P1, तो हमने कहा कि V1 की वैल्यू क्या थी? KQ1/R1, और V2 की वैल्यू क्या थी? KQ2/R2, ठीक। V1 की वैल्यू V2 के बराबर हो गई, यानी कि KQ1/R1 और KQ2/R2, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब देखिए ये से कट गया, K से K कट गया, अब Q1/R1 इक्वल टू Q2/R2, ठीक है। ये चीज़ आपको आ गई, ठीक, इसे नोट करिए। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए,
जैसे Q1/R1, अगर हमने ये कहा कि जो Q1 है, अगर Q1 और Q2 का अगर ये रेशियो देखें तो R1/R2 के बराबर आ गया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, यानी कि चार्ज का रेशियो इनके रेडियस के रेशियो के हिसाब से, यानी कि रेडियस के रेशियो के हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस पर थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल करके देखते हैं कि ये बातें कैसे होती हैं। ठीक है, तो हम आपको इसके आगे ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, इसको साफ करें। चलिए देखिए, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, अगर एक बॉडी है, चलिए थोड़ा सही नहीं है ये, इसको थोड़ा रफ कर दे। चलो देखिए, अगर ये हमने दो बॉडी ले लिया, ठीक है, एक का रेडियस हमने 2 सेंटीमीटर माना पहली बॉडी का, दूसरे का रेडियस हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पर चार्ज Q1 की वैल्यू मान लिया 2 कूलम है। ठीक, और इस पर चार्ज Q2 की वैल्यू मान लिया 6 कूलम है। ठीक है, ऐसा। अब इसको हमने क्या किया, एक सेकंड, इसको हमने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये 2 कूलम 6 कूलम आपस में इधर उधर भागेंगे, कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल तो हमको पता ही नहीं है कि कितना है, हमें रेडियस पता है और चार्ज है। तो अभी हमने देखा था कि जो चार्ज का रेशियो, रिमेनिंग चार्ज का रेशियो है, मान लिया कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज आ गया Q1 और इस पर चार्ज आ गया Q2, तो इन्हीं की रेडियस के रेशियो में ही ये बचेंगे। तो साफ साफ यहाँ से हम इसको देखिए, या तो आप टोटल चार्ज पहले ऐड कर लीजिए, ठीक है, 6 to 8, और इनको ऐड करके रेशियो में रेडियस के आप डिवाइड कर दीजिए, या सीधे सीधे एक ये फार्मूला हम आपको दे दे रहे हैं, ये लगा दीजिए। जैसे Q1 की अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो टोटल चार्ज इंटू में Q1 है तो यहाँ पर R1 रहेगा, यानी कि रेशियो रेडियस के रेशियो में ही ये देखिए Q1 डिवाइड हो रहा है। मतलब ये जो Q है, जो ये Q1 रिमेनिंग चार्ज है, ये Q का कितना पार्ट होगा, तो ये रेडियस पर डिपेंड कर रहा है दोनों के। अच्छा, इसी तरीके से ये जो Q2 है वो Q है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर R2/R1 प्लस R2। ठीक, आप इसको एज ए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे हमने Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 6 कूलम। टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 2 + 6 8 कूलम। टोटल चार्ज हो गया 8 कूलम। तो 8 कूलम का चार्ज है, और ऊपर का रेडियस हमारे पास कितना है, Q1 निकालना, तो R1 रखेंगे और नीचे दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा ये, तो ये हो गया 8 × 2/6, 2 3 यानी कि 8/3 कूलम का चार्ज। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 3 6, 8/3 कूलम Q1 पर चार्ज आ गया। अच्छा, Q2 की बात अगर हम कर लें, Q2 पर यानी कि Q1 चार्ज, इस पर कितना बचा, 8/3 कूलम चार्ज था, कितना, 2 कूलम का, यानी कि 3 2 6, यानी कि इस पर 2 कूलम से ज़्यादा का चार्ज। ठीक, तो कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ आया होगा। आगे देखते हैं, Q2 की बात करते हैं, तो 6 से उस पर कम ही रहेगा, उस पर 6 कूलम से कम रहेगा, इधर शिफ्ट हुआ है चार्ज। ठीक है, तो इसकी बात अगर हम करें तो देखिए टोटल चार्ज तो यही है हमारे पास 8, और Q2 है तो R2 की वैल्यू 4 यानी कि 2 + 4। बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें, Q2 = 8 × 4/6, यानी कि 2 2 2 3। ठीक है, यानी कि Q2 की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर देखिएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से 16/3, ये क्या 8/3 और ये 16/3। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है,
क्या 6 कूलम से कम आ रही है ना? बिल्कुल कम आ रही है। 6 3 18 होता है, ये है 16, यहाँ पर 6 3 18, यानी कि अगर 6 कूलम की बात करें, यानी कि देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या 6 मरतबे जाएगा? 18, उससे कम ही है ना 16, यानी कि कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो चार्ज रिमेन है, मतलब कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज बचेंगे स्फीयर पर, यानी कि ये जो बॉडी है दोनों, इस पर कितने चार्ज बचे वो है। अगर आपसे अगर आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि चार्ज का ट्रांसफ़र कितना हो गया, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज गया कितना, तो वो कैसे निकालेंगे? तो किसी एक बॉडी पर जैसे यहाँ पर कितना चार्ज आया होगा, तो यहाँ पर हम Q1 माइनस अगर ये कर दें, तो यहाँ पर जो चार्ज हमें, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये चार्ज ट्रांसफर्ड है, यानी कि यहाँ से यहाँ आया है। बिल्कुल जितना यहाँ से यहाँ आएगा उतना ही, जितना चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा तो दोनों पर सेम ही रहेगा, उतना ही चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, तो अब देखिए, चाहे तुम यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालेंगे तो भी वैल्यू बराबर आएगी। कितना? यहाँ पर हम Q2 माइनस ये कर देंगे, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होंगी, यानी कि ये चार्ज ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, मतलब इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो ये दोनों सेम ही तो आएंगे वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसको नोट करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट हम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।